नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनुकरण पर। अगर आपको वॉइस क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो आप ईयरफोन यूज कर लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। आज टॉपिक है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 की पहले भी वीडियो आ चुकी है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देखिए, क्योंकि मौलिक अधिकार और तत्वों के बारे में 2 वीडियो पहले आ चुकी है। आज पढ़े हम नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। तत्वों का क्रियान्वयन देखिए, आपको पहले बताया था मैंने आपको कि इन तत्वों के बारे में कानून बनाने के लिए आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरकार के लिए क्या है, एक प्रकार से मार्ग दिखाने के लिए या आने वाले समय में किसी प्रकार का कानून बनाना हो उसके लिए क्या है, रास्ता दिखाते हैं। परंतु देखिए हम कि इन बिंदुओं पर कुछ कानून क्या है, बन भी चुके हैं, तो उन्हीं पर आज क्या हम चर्चा करेंगे। पहला है भूमि सुधार। पहला कौन सा है? भूमि सुधार। इसमें क्या हुआ, संविधान की 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची के 1951 के तहत ये कानून बनाया गया कि खेती करने वाले की भूमि होगी, खेती करने वाले की ही भूमि होगी। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि खेत का अधिकार है वो सिर्फ क्या है, जमींदारों को होगा। यहां ये बोलेगी जो व्यक्ति उस भूमि क्या है, खेती कर रहा है, वही क्या बनेगा, मालिक बनेगा। नंबर 2 है पंचायती राज। नंबर 2 क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, तो बता दो मैं, भारत में पंचायती राज आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो मैं आपसे एक और पूछूंगा कि 2 अक्टूबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 2 अक्टूबर क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के फर्स्ट पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था नागौर जिले में। नागौर जिला कहां पर है, राजस्थान में। नागौर जिले के बगदड़ी गांव में। और इसके साथ साथ बात करें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73 से क्या हुआ, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। और 74 में क्या हुआ, नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता मिली। मतलब इस संविधान संशोधन से पहले नगरीय और ग्रामीण दोनों ही स्वशासन को मान्यता प्राप्त नहीं थी। इन संशोधन से क्या हुआ, ग्रामीण और नगरीय दोनों को स्वशासन की मान्यता मिली। आप बता दूं मैं, स्वशासन मीन्स है वह सरकार जो लोकल गवर्नमेंट होती है। ग्रामीण में जहां सरपंच, नगर में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनको स्थानीय स्वशासन कहा गया है। इसे आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 की, आपसे नोट कर लीजिए नंबर 3। नंबर 3 है कमजोर वर्गों का उदय। कमजोर वर्गों का उदय, इसमें उन जातियों को शामिल किया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति जो क्या है पिछड़े हुए थे, उनको इसमें शामिल किया गया।
और उनके आरक्षण को 2020 से भी आगे बढ़ाया जा चुका है, आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की गई, ताकि क्या हो, ये बालक अपनी शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपने जीवन स्तर को ऊंचा या बढ़ा सके। इसके लिए उनको ये अधिकार प्रदान किए गए। तो ये भी था इनका एक क्रियान्वयन। नंबर 4 बात करें, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना वर्तमान में क्या है, एंड हो चुकी है और अंतिम थी वो 2012 से 17 तक थी। तो ये अवधि क्या है, इनमें 5-5 साल की योजनाएं बनाई जाती है और इन योजनाओं में क्या होता है, सरकार के लिए एक प्रकार से आने वाले 5 साल में क्या करना है उसके लिए ये रास्ता दिखाती है। इसमें सरकार पहले ही विकास दर के लक्ष्य या आर्थिक उन्नति के लक्ष्य तय करती है और फिर उन 5 सालों में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। वर्तमान में इनके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है जो कि एक वर्षीय योजनाएं बनाता है। ये थी नंबर 4। करते हैं बात नंबर 5 की। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, इसमें बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन, जो आप जानते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उन महिलाओं और पुरुषों को सरकार की ओर से एक निश्चित राशि है वो हर महीने प्राप्त होती है, उसे बोला गया है वृद्धावस्था पेंशन। इसके अलावा मनरेगा, इसके लिए क्या है, ग्रामीण स्तर पर या गांवों में 100 या 150 दिन का रोजगार मिलता है, इसके बदले में ग्रामीणों को एक निश्चित मजदूरी की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा विकलांगों को छात्रवृत्ति, विकलांगों को छात्रवृत्ति या पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि भी प्रदान की जाती है। इसमें आएगी सामाजिक सुरक्षा में, अर्थात उन लोगों को समाज में रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करना। इसको आप नोट कर लीजिए। नंबर 6, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आप जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के बड़े बड़े उद्योग थे। जब भारत हुआ आजाद तो आजादी के बाद भारत सरकार ने प्रयास किया कि उन उद्योगों पर भारत सरकार का होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन बड़े बड़े उद्योगों को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्र में होता है उनको सरकारी सेवाओं में शामिल कर लिया। नंबर 7, निःशुल्क वे अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा, इसके बारे में हम मौलिक अधिकार के पहले बात कर चुके हैं। तो बताया तो इसमें होता क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री पढ़ाई करवाई जाती है। इसके लिए हर गांव में, हर शहर में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए क्या है, इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नंबर 8, संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन। संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन, आप जानते हैं पहले इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था और बाद में से क्या कर दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार में शामिल
नहीं है। नंबर 9, समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक समान कार्य के लिए वेतन या सैलरी भी एक प्रकार की प्रदान की जाएगी। पहले आप जानते हैं पुरुषों और महिलाओं में वेतन को लेकर बहुत ही भेदभाव था, परंतु वर्तमान क्या हो गया है, उनको एक कार्य के लिए एक ही प्रकार का वेतन दिया जाएगा। अब करते हैं बात नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक है मौलिक अधिकार और नीति निरस्तों में अंतर। यहां बात है अंतर की, यहां बात है अंतर किसमें, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सामने क्या है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो पहला पॉइंट क्या है, वाद योग्य है, वाद योग्य है। ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सरकार है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो आप उसके खिलाफ क्या है, कोर्ट में, अदालत में क्या है, अपील कर सकते हैं। परंतु वही बात करें हम तत्वों की, तो यहां पर क्या है, आप इसके लिए सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपको, सरकार को किसी प्रकार का कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्पष्ट लिखा गया है, इन पर कानून बनाने के लिए आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, सरकार अपनी इच्छा अनुसार क्या इस पर कानून बना सकती है। तो यहाँ क्या है, इस पर क्या है, वाद विवाद नहीं किया जा सकता। वही यहाँ पर क्या है, वाद विवाद किया जा सकता है। नंबर 2 बात करेंगे इसमें कि जो नंबर 2 अंतर क्या है, जो अधिकार है वो क्या है, कानूनी आधार है, कानूनी आधार। इसमें क्या है, नैतिक आधार या बंधन। आप सुनिए अंतर क्या है। पहला क्या है, कानूनी आधार, मतलब अधिकारों, जो अधिकार मिले हुए हैं वो हमें संविधान की ओर से कानूनी रूप में मिले हुए हैं। मतलब ये अधिकार हैं, इनको हम कानूनन हमें दिए गए हैं, इन अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये क्या है, नैतिक आधार। ये क्या है, सरकार की इच्छा पर टिके हुए हैं, कि सरकार चाहेगी तो आप प्रदान करेगी, नहीं चाहेगी तो आपको प्रदान नहीं करेगी। ये नंबर 2 पॉइंट है। फिर नंबर 3 है व्यक्तिगत आधार, व्यक्तिगत आधार। जो मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्तिगत है, मतलब मौलिक अधिकार है पूरे समाज को नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। मतलब इन अधिकारों का उपयोग है पूरा समाज नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। यहां क्या है, नीतियों के निर्धारण में, नीतियों के निर्धारण में, मतलब इन तत्वों का उपयोग चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने कानून निर्माण के लिए या नीतियों के निर्माण के लिए उपयोग में करती है। जबकि यहां क्या है, इसका व्यक्तिगत आधार है। ठीक है। नंबर 4 लोकतंत्र का प्रतीक, लोकतंत्र का प्रतीक। जहां मौलिक अधिकार है वो एक वर्ष क्या है, हमारे लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली अधिकार हमें प्रदान करती है। मतलब अधिकार से विश्व को ध्यान पड़ता है कि इंडिया के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार जनता को प्रदान किए गए। वहीं ये है, ये सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने के लिए क्या है, मार्गदर्शक है, देने के लिए मार्गदर्शक। ये क्या है, एक प्रकार सरकार को आने वाले समय में जनता की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उनके सामाजिक और आर्थिक भय को दूर करने के लिए ये प्रदान किए गए। तो ये 4 अंतर थे, आप इन चारों को नोट कर लीजिए। अब टॉपिक है मौलिक अधिकार और
नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। तो इनके संबंध की बात करते हैं तो इन संबंध के बारे में कहा गया है कि दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कभी भी गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूर्व न्यायाधीश गडकर ने कहा है अगर क्या हो इनमें कोई गतिरोध पैदा हो जाए तो उनके बीच में सामंजस्य करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कोई सरकार है और संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। हाँ, अधिकारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है परंतु उनके मौलिक स्वरूप का या मूल स्वरूप में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। इस प्रकार मान सकते हैं कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, आपस में पूरक हैं, ये क्या आपस में सहयोगी हैं और एक दूसरे क्या है, सहायक भी हैं। इस प्रकार से क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य आपस में बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। तो ये था उनका आपसी संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब 11 के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं इन 11 के बारे में कि ये मूल कर्तव्य क्या है और किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। तो पहला कौन सा है, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान वे राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। देखिए कर्तव्य क्या है कि सरकार या संविधान हमसे क्या चाहता है, हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ बनते कर्तव्य बनते हैं, हम क्या पालना करें। पहला क्या है, हम अपने कभी भारतीय संविधान का अपमान नहीं करें, संविधान बातें लिखित सम्मान करें और हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है। तो मैं चाहूंगा कि जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, हमें कमेंट करें कि भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कौन सा है और रचना किसने की थी, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो नंबर 2 है स्वाधीनता आंदोलन वे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें। मतलब हमें उन सभी भारतीय जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम कभी भी उन वीरों का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वीरों ने हमें आजाद करवाने के लिए कितनी ही लड़ाइयां लड़ी थी। नंबर 3 भारत की अखंडता और एकता की रक्षा करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। इसके अलावा क्या है, जो इंडियन हम भारतीय हैं, हम अपने देश को एक बनाने के लिए जैसे को अखंड, इसको टूटने से ना कभी इसको तोड़ ना पाए, कोई अन्य व्यक्ति जो बाहर से हमला करें उससे हम देश रक्षा करें और देश की रक्षा करते हुए क्या है, प्राणों का बलिदान दे दें। तो यहाँ आप बोलिए हम अपने देश की एकता और अखंडता क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और हाँ, नंबर 4 देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान पर सीमा की सुरक्षा भी करें, सीमा की सुरक्षा भी करें। यहां बात बोली गई है कि हम भारतीयों को हमेशा अपने भारत देश की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए और कभी हमला हो जाए बाहर से, हम प्रत्येक भारतीय को देश के लड़ने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। नंबर 5 धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें।
प्रकार का भेदभाव ना करें। तो ये 5 अपने मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। आप इन 5 को एक बार नोट कर लीजिए। नंबर 6, भारत की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें। भारत की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें मतलब इसका, जो हम भारतीय लोग हैं, अपने देश का इतिहास है, संस्कृति है, उसको हम बिगाड़े नहीं बल्कि बचाएं, ताकि आने वाले समय में क्या है, हम भारतीय अपने बच्चों को उनके बारे में बता सकें। इसके अलावा नंबर 7 है वन जीव जंतुओं का संरक्षण। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो जीव जंतु है उनकी जातियों पर संकट आ रहा है और उन जातियों को बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वे मानववाद का विकास। इसके अलावा क्या है, हमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होगा, क्योंकि हम बहुत ही क्या है पिछड़ चुके हैं। हम भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए अपने वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना होगा, ताकि क्या हो, आने वाले समय में क्या हम अपने देश की रक्षा कर सकें और देश के अंदर वैज्ञानिक भावना को बढ़ा सकें। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अब देखिए यहां बात आई है सार्वजनिक संपत्ति। इसका मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पार्क, सरकारी स्कूल इत्यादि क्या है, सार्वजनिक संपत्ति होते हैं। इसमें क्या होता है, हम उनको तोड़ फोड़ ना करें, रक्षा करें, बचाएं, ताकि क्या हो, आने वाले समय में जो लोग हैं वो यहाँ इनका यूज कर सके, ना कि इनके बारे में कुछ गलत धारणाएं हो, बल्कि हमें लगातार उनको बचाना होगा। नंबर 10, उत्कर्ष वे सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास। इसके अलावा हम प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए सामाजिक आर्थिक के साथ साथ हम भारत के लोगों को अपने देश की उन्नति का प्रयास भी हमें करना होगा। इसके अलावा 11वां 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम देखें तो 11 मौलिक कर्तव्य थे, इनके बारे में हमें आज ध्यान पड़ा है। इसके अलावा कुछ बात करते हैं आगे कि इन 11 कर्तव्यों की हमें पालना करनी चाहिए, परंतु साथ साथ अगर बात करें इनके साथ कि ये हमें क्या है ज्ञान देते हैं कि इनकी पालना करनी चाहिए। एक बात वो बाकी रही थी, इस अधिकार 11वें को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया था। तो 11 अंक हो चुके हैं। अब करते हैं बात मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कि कुछ बुराइयां की है जो मौलिक कर्तव्य हमें यहाँ करनी पड़ेगी। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना, पहला, सजा का प्रावधान नहीं। मौलिक कर्तव्यों की पालना नहीं करने पर हमारे संविधान में कहीं पर भी सजा या दंड का प्रावधान नहीं है। अगर व्यक्ति इन 11 कर्तव्य पालन नहीं करता है अथवा इन कर्तव्यों को तोड़ता है
तो उनके लिए किसी प्रकार की सजा या पनिशमेंट की व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं की गई है। नंबर 2 बात करते हैं, अत्यधिक आदर्शवादी। अत्यधिक आदर्शवादी, तो मौलिक कर्तव्यों में इस बात को बताया गया है कि ये क्या है, अत्यधिक क्या है, आदर्शवादी है। इनमें जो बातें बताई गई है वो सिर्फ एक आदर्श समाज में ही हो सकती है, जो कि सामान्य भारत के लोगों में या हमारे आम जीवन में इसका होना क्या है, असंभव है। तो इन 2 पॉइंट के आधार पर क्या है, आलोचना भी की गई है मौलिक कर्तव्यों की। तो इस तरह लेसन नंबर 2 है आज कंप्लीट होता है। इसमें टॉपिक थे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निषेध तत्व। तो इन 3 पॉइंट को आपने पढ़ा, इन तीनों पॉइंट को 3 वीडियो को पढ़ा है। अगर आपने तो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखिए, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।